जी नमस्कार, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा जो डिस्कशन है जिसमें सेंटर पॉइंट होगा बीटीसी वर्सेस बीएड का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 11 अगस्त का, उसका डिस्कशन होगा। सेंटर में वो बातें हैं, आप कहोगे भैया ये तो यूट्यूब चैनल है इंजीनियरिंग वालों का, मैक्सिमम वो लोग हैं, फिर इसका डिस्कशन क्यों, बताता हूँ। और भी कई सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। डिप्लोमा वर्सेस बीटेक, अभी एक डिबेट चल रहा है डॉक्टर इंजीनियर वर्सेस यूपीएससी, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उन्होंने इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। मतलब इन शॉर्ट ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। बीएड का मैटर को हो सकता है आप लोग जानते हो, आपके घर में भी रिलेटिव कोई ना कोई इससे इफेक्टेड होगा, पर इस वीडियो से आपको थोड़ी उसकी अंडरस्टैंडिंग होप्स हो और बढ़ेगी। हो सकता है आप पहले से भी अच्छे तरीके से जानते हो, पर डिटेल में मैं समझाऊंगा, समझने की कोशिश करेंगे कि भैया इस पूरे मैटर में गलती किसकी है और किसी और के गलती की सजा किसी और को दिया जा रहा है, और उसके कंपनसेशन की बात भी नहीं हो रही कि चलो भाई गलती जिसकी हो सजा उसको मिलो, चलता है, पर गलती कोई और करे, सजा कोई और भुगते और उसमें कोई कंपनसेशन भी ना हो, तो ये डेफिनेटली एक नाइंसाफी है। तो आप सभी इस मैटर से अवेयर होगे, और चूंकि वीडियो बनाने का एक पर्पज और है, ये मैटर जो बीटीसी और बीएड वाला है ना, ये राजस्थान से रिलेटेड है, और राजस्थान में एक और मैटर चल रहा है जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, डिप्लोमा वर्सेस बीटेक का। तो कई सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर ये जो जजमेंट आया है ये हमारे जजमेंट को या जो हमारा मैटर चल रहा है उसमें भी कुछ इफेक्ट डालेगा क्या। तो ये सारी बातें हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि पहले जजमेंट को समझ लेते हैं कि जजमेंट है क्या। जजमेंट में जाने से पहले दो चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है राइट टू एजुकेशन, पर ये है राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2019, और इसका भी थोड़ा सा आएगा इसमें डिबेट, तो वो भी बता देता हूं आपको। फिर है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एक्ट, या फिर आपने बहुत बार सुना होगा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एक्ट के अंदर बनाया गया है। दो टाइप की बॉडी होती हैं अगर मेजरली बात करें, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन से अपना पावर ड्रॉन करती है, दूसरी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो किसी एक्ट के अंदर बनाई जाती है और उसी एक्ट के अंदर वो फंक्शन करती है। तो ये जो बॉडी है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसको बनाया गया है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 के अंदर। अब समझते हैं इसका काम क्या है, क्योंकि यही कंट्रोवर्सी के सेंटर में है। तो क्योंकि सबसे पहले इसी को बनाया गया है, तो सबसे पहले हम इसी के ऊपर चलते हैं कि इनका काम क्या है, ये करते क्या हैं। तो ढेर सारी बातें हैं, पर इसके बारे में ढेर सारी बातें हम डिस्कस करेंगे नहीं। हम सबसे पहले जाते हैं कि इस बेसिकली ये जो बॉडी है इसका फंक्शन क्या है, ये काम क्या करती है। तो जो सेक्शन नंबर 12 है यहां पे फंक्शन ऑफ काउंसिल दिया गया है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहां पे आप जो सब क्लॉज डी है, यहां पे आप देखोगे इन्होंने मेंशन कर रखा है ले डाउन द गाइडलाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द पर्सन एम्प्लॉयड इन द टीचर इन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। मतलब इनका एक काम यह भी होता है कि ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है टीचर के अपॉइंटमेंट के लिए, ये उसकी गाइडलाइन सेट करते हैं। ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड ये नोटिफिकेशन सर्कुलर्स निकालते हैं। एक और एक्ट का यहां पे जिक्र हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यो एक्ट है राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2019। अब इसका जिक्र क्यों आया है ये भी समझ लेते हैं। 23 बेसिकली बात करता है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ टीचर्स, इसको ओपन कर लेते हैं। तो जो क्वालिफिकेशंस है टीचर की, उनकी जो सर्विस की कंडीशंस है, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाना। कौन बनाएगा उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस? एनी पर्सन पासिंग सच मिनिमम क्वालिफिकेशन एज लेट डाउन एंड द एकेडमिक अथॉरिटी अथोराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंट अ टीचर। तो अंडर दिस सेक्शन ये मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड करने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। पर यहां पे ये भी मेंशन कर रखा है कि ऐसी कोई बॉडी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट एथोराइज्ड करती है, वो बेसिकली इससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बना सकती है। ठीक बात, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये वाला, ये मतलब जो जिसका रेफरेंस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, और ये कहा गया
कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है उसके पास ये पावर ही नहीं है कि वो इस टाइप के नोटिफिकेशन निकाले। किस टाइप के नोटिफिकेशन? 2018 वाला नोटिफिकेशन, जिसमें बेसिकली बीएड को एलिजिबल किया गया था, वो भी अभी आपको दिखाता हूं। पर हमको यहां से ये समझ में आ गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको एथोराइज करती है वो बेसिकली नोटिफिकेशन निकाल सकता है, इतना हमको समझ में आ गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एथोराइज किसको करती है ये पहले से तय है, क्योंकि ये जो राइट टू एजुकेशन 2009 में आता है, ये एक्ट बनने से पहले 1993 में एक बॉडी बनाई गई थी जो इससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बनाएगी। तो ऑब्वियसली ये वाला जो पावर है अगेन किसको चला जाता है? जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है उसको, ठीक है, इस एक्ट के अंदर ये बना सकते हैं। तो एक चीज तो हमको समझ में आ रहा है कि भाई ये एक ऐसी बॉडी है जो क्वालिफिकेशन तय कर सकती है। अब इन्होंने क्वालिफिकेशन तय किया, किसका क्वालिफिकेशन? कि भाई कौन किस क्लास में टीचर बन सकता है और उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, उसके लिए इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला। किसने? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने। कब निकाला? 2010 में। 2010 का जो इनका नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में कहा जाता है अलग अलग, मतलब क्लास 1 से लेके 5 प्री क्लास सबके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो डिसाइड किया गया है। कंट्रोवर्सी कहां से हुई है? यहीं से हुई है। आप ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा मैटर समझ में आएगा। अब ये देखिए, ये है क्लास 1 to 5, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5। क्या कहा गया है? पढ़िए यहां पे कहीं भी आपको बीएड नहीं दिखेगा, कहीं भी बीएड नहीं दिखेगा। ध्यान दीजिएगा, यही प्रॉब्लम हुआ था जब राजस्थान में डिप्लोमा वर्सेस बीटेक का मैटर गया था। वहां पे भी जो इनिशियल क्वालिफिकेशन है डिसाइडेड बाय द डीओपीटी एंड आरटीओ डिपार्टमेंट, वहां पे कहीं बीटेक मेंशन नहीं था और वहीं से बीटेक अपना केस हार जाता है। और सेम चीज यहां पे हुआ है, क्योंकि यहां पे मेंशन नहीं है, इसी वजह से बीएड भी यहां पे अपनी केस हार जाता है। पर बीएड की क्या इसमें कोई गलती है? नहीं। गलती किसकी है? सरकारों की, जो इस टाइप के नोटिफिकेशंस लेके आते हैं। बताता हूं आपको पूरी बात। यहां पे देखिए, यहां पे कहीं भी आपको बीएड नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। एक जगह आपको ये नजर आ रहा है जहां पे बीएलएड होगा, वो 4 ईयर का कोर्स है, 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री बीएलएड है। यहां पे बैचलर प्लस बीएड नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया प्रॉब्लम क्या है? ये नोटिफिकेशन किसने निकाला है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने। और हमने एक्ट देखा, जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है उसका सेक्शन 12 ये दोनों ये पावर देते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को कि वो इस टाइप के सर्कुलर निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, इन्होंने पहले डिसाइड नहीं किया ना, 2010 में डिसाइड नहीं किया कि बीएड विथ ग्रेजुएशन एलिजिबल होगा। 2018 में तो डिसाइड किया। 2018 में ये नोटिफिकेशन निकालते हैं और कहते हैं कि जो 2010 वाला नोटिफिकेशन है, क्या कहते हैं ये? कि जो 2010 वाला नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में हम एक क्लॉज ऐड कर रहे हैं। देखिए 2010 का नोटिफिकेशन जहां पे बीएड मेंशन नहीं था, तो 2010 के नोटिफिकेशन में इन्होंने एक सर्कुलर निकाल के 2018 में कह दिया कि ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स ऑफ बैचलर बीएड अगर आपके पास है तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये ऐड कर दिया गया। जो उसका पैरा 1 क्लॉज ए है, जो नोटिफिकेशन आपको 2010 वाला में दिखा रहा था, ये वाला, इस वाले में 2014 का, ये 2010 वाले में इसमें ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब बीएड हो गया एलिजिबल। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। देखिए, अगर ऐसे हम सोचें कि जिस अथॉरिटी, जिस बॉडी के पास ये अथॉरिटी है कि वो क्वालिफिकेशन डिसाइड कर सकती है, वो बिल्कुल डिसाइड कर सकती है, सर्कुलर निकाल सकती है। पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है या राजस्थान हाई कोर्ट का ये कहना है कि जब इनिशियल लेवल में आपने क्वालिफिकेशन डिसाइड किया तो आपने वहां पे बीएड को ऐड नहीं किया। पर 2018 में ऐसा क्या ज्ञान आपको प्राप्त हुआ कि आपको लगा कि बीएड को इसमें ऐड करना चाहिए? इसके पीछे आपके पास क्या लॉजिक या क्या रीजनिंग है, वो पूछा गया। किससे? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो है, आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने यहां पे नहीं खोला है, आप चाहो तो खोल के पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ा है, पर अपने लैंग्वेज में जो अंडरस्टैंडिंग वो बता रहा हूं। वहां पे वो 2 आर्गुमेंट देते हैं। पहला आर्गुमेंट उनका कहना है कि बीएड एक हायर क्वालिफिकेशन है, इस वजह से उनको एलिजिबल किया जा रहा है, क्योंकि हमको हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग मिलेंगे।
जिनके पास ज्यादा नॉलेज होगा, तो क्या प्रॉब्लम है, अच्छे लोग मिल रहे हैं, इसलिए वजह से हमने कर दिया। फिर दूसरा लॉजिक इसके पीछे दिया जाता है कि जो टीईटी एग्जाम इंट्रोड्यूस किया गया था, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उस टीईटी एग्जाम को बीएड बीटीसी वाले क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। ज्यादा लोग जो क्वालिफाई कर रहे थे वो बीएड वाले थे, इस वजह से भी बीएड एलिजिबल कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि ये जो चीजें आपने ऐड किया, जानते हो आप शुरू में अगर क्वालिफिकेशन नहीं डिसाइड किया जाता है, बाद में किसी क्वालिफिकेशन को ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसके पीछे रीजनिंग या लॉजिक होना चाहिए। अगर रीजनिंग और लॉजिक नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, कोई आदमी बैठ गया, उसको लगता है कि यार मुझे इन लोगों को ऐड करना है, वो ऐड कर देगा। किसी को लगता है नहीं मुझे इस क्वालिफिकेशन को हटाना है, वो हटा देगा। तो ये आर्बिट्री नेचर ऑफ अमेंडमेंट होता है। ऐसे आप करोगे तो मान लो कि मैं चेयरमैन बन गया, मैं 100 बच्चों को बोला कि अच्छा तुम लोग क्या किए हो, बीटेक किए हो, चलो ठीक है, एक काम करो, मुझे 10-10 लाख रुपया दो, मैं तुम्हारे लिए एक सर्कुलर निकालता हूं कि भाई बीटेक वाले बच्चे डायरेक्टली प्राइमरी एजुकेशन में जा सकते हैं, उनको बीएड भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास ये पावर है नोटिफिकेशन निकालने का, तो मैं तो निकाल ही सकता हूं। हो सकता है मैं पैसे लेके निकाल रहा हूं, मतलब मैं सेंस बता रहा हूं आपको कि क्यों इसको आर्बिट्ररी नेचर कहा जाता है, कि जब किसी चीज को आप अमेंड करते हो तो उसके पीछे रीजनिंग या फिर लॉजिक होना चाहिए कुछ ऐसा कि ये रीजन है, इस वजह से इसको हम अमेंड कर रहे हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से वो रीजन पूछ रही थी, पर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने जो रीजनिंग दिया, जो लॉजिक दिया, वो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भैया ये लॉजिक है कि बीटीसी वाले टीईटी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो आप बीएड वालों को लोगे, कल बीएड वाले नहीं क्वालिफाई करेंगे, कोई तीसरा क्वालिफाई करने लगा तो आप उसको ले लोगे। ऐसा नहीं चलता है ना भाई, आपको कुछ और स्टैटिक्स देना पड़ेगा कि कितने लोग फॉर्म भरे, कितने लोग क्वालिफाई नहीं हुए, क्या टीचर नहीं मिल पा रहे थे। इसमें एक चीज और हुआ, क्योंकि जो एजुकेशन है कॉन्करेंट लिस्ट में है, इससे रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है रूल्स रेगुलेशन, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, पर दोनों में अगर कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मान्य होगा, स्टेट गवर्नमेंट का मान्य नहीं होगा। ठीक है, वहां पे जो राइट टू एजुकेशन है उसी वाले एक्ट में एक चीज और मेंशन किया गया है कि अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है और किसी स्टेट के पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या वो चीजें वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिक्वेस्ट उस चीज को रिलैक्स भी कर सकती है। ये सारी चीजें थी उसमें। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का बस पूछने का पर्पज ये था कि किस वजह से ये किया गया, उसका रीजन क्या था या उसके पीछे का लॉजिक क्या था। पर जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने लॉजिक दिया वो सुप्रीम कोर्ट के अप्रोप्रिएट नहीं लगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये पावर आपको कहां से मिला निकालने का, तो उन्होंने वही सेक्शन 23 ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रेन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 है, उसका उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने बोला भाई इसके हिसाब से तो आप नोटिफिकेशन ही नहीं निकाल सकते हो। तो उन्होंने कहा हमने नोटिफिकेशन नहीं निकाला, माफ करिए, नोटिफिकेशन एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, तो लेजिस्लेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का था, हम उस डायरेक्शन को बस इंप्लीमेंट कर रहे थे। मतलब कहने का मतलब समझो यहां पे लीगल चीज कि लॉ बनाने का पावर तो हमारे जो पार्लियामेंट है उसको है ही, वो किसी भी लॉ कोई भी लॉ बना सकती है। तो बेसिकली अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का मैटर आ गया। तो यहाँ पे ये हुआ कि ये बेसिकली डायरेक्शन हमारा नहीं था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा और हमने एलिजिबल कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर उनको लेजिस्लेशन मतलब रूल बनाने या एक्ट बनाने का पावर है तो हमको उसको रिव्यू करने का पावर है। वो अपना पावर यूज करें, हम अपना पावर यूज करेंगे। और जब हम रिव्यू करने का पावर यूज करते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो 2018 का नोटिफिकेशन है, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो आर्बिट्ररी इन नेचर का है। इसके पीछे जो रीजनिंग है, जो लॉजिक है, वो ठीक नहीं है। अगर आपने कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन 2010 में फिक्स कर रखे हैं कि क्लास 1 to 5 पढ़ाने के लिए ये पर्टिकुलर कोर्स चाहिए होगा, तो आप 2018 में अपना मूड कैसे बदल लेते हैं। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन और सुप्रीम कोर्ट करती है, वो ये है कि आप खुद भी इस बात को मानते हो कि बीएड जो है वो छोटे बच्चों के पढ़ाने के लिए नहीं है, क्योंकि आपने खुद भी जब ये ऐड किया है उसके साथ एक पैरा और ऐड किया है कि बीएड को तभी इसके लिए एलिजिबल माना जाएगा जब
2 साल के अंदर या फिर जो भी टाइम पीरियड दिया गया हो 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। हाँ, 2 साल के अंदर ही दिया है, अपॉइंटमेंट के 2 ईयर के अंदर एक ब्रिज कोर्स करना होगा, तभी वो बेसिकली इन बच्चों के पढ़ाने के लायक बनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप खुद भी ये बात मानते हो कि ये पढ़ाने के लायक नहीं है, फिर भी आपने आर्बिट्री तरीके से मिनिमम क्वालिफिकेशन को आप इग्नोर करते हुए बीएड को एलिजिबल कर दिया। अब इस बात का जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है उनके पास या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई लॉजिकल रिप्लाई नहीं था, ना ही उनके पास कुछ स्टैटिक्स था कि भाई कुछ कोई डाटा हो इस टाइप का कि हाँ उनको टीचर सच में नहीं मिल रहे थे या क्वालिटी टीचर नहीं मिल रहे थे या जो एलिजिबिलिटी उन्होंने डिसाइड कर रखा था उसके लिए टीचर नहीं मिल रहे थे, इस वजह से इसको एडिशनली ऐड किया गया। कुछ भी इस टाइप का डाटा नहीं था। और मिनट्स ऑफ मीटिंग का डिस्कशन हुआ, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं था। तो मतलब अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा या सुप्रीम कोर्ट ऐसा मानता है कि सरकार या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ये नींद से जगते हैं और इनको अचानक से सपना आता है कि बीएड को एलिजिबल करना है और इन्होंने कर दिया, और ये काम गलत है, इस वजह से हम इसको अपहेल्ड नहीं करते हैं। हम राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको मानते हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन उठता है कि भाई इसमें बीएड की क्या गलती है? बीएड वाले तो सरकार के पास नहीं गए थे कि हमको एलिजिबल करो, या गए भी थे तो अगर आपने एलिजिबल किया है और आज उनको 5 साल बाद किसी बच्चे ने बीएड किया, फिर 5 साल तैयारी की, उसकी इतनी उम्र गई, उसके लिए जो अपॉर्चुनिटी थी उसका इंतजार कर रहा था, जब अपॉर्चुनिटी आई अब उसको बाहर कर दोगे तो उसका क्या, या इसमें उसकी क्या गलती है? क्वालिफिकेशन भी आपने तय किया, डिसाइड भी आपने किया कि अब एलिजिबल नहीं हो, मतलब आपने इन द सेंस कि कोर्ट ने डिसाइड किया और सरकार ने डिसाइड किया। क्या कोई भी कंट्रीब्यूशन इसमें बीएड के एस्पिरेंट का है? जवाब है कि नहीं। वो तो बेचारे बस भुगत रहे हैं। सरकार ने कहा कि एलिजिबल है, वो तैयारी करने चले गए, अब कोर्ट कह रहे कि तुम एलिजिबल नहीं हो, अब घर बैठो 5 साल बाद। तो अल्टीमेटली उनके भी कंपनसेशन की कुछ तो बात होनी चाहिए, या जब भी इस टाइप के जजमेंट्स आते हैं, सरकार की गलतियां होती हैं, तो एटलीस्ट ऐसे क्वालिफिकेशन को कंपनसेट करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि किया नहीं जाता है, कई सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जहां पे जो एस्पिरेंट्स हैं, गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट हैं जहां पे एस्पिरेंट्स हैं जो इनको अपॉइंट किया गया था सरकार की गलती की वजह से, बाद में कोर्ट ने उस अपॉइंटमेंट को खारिज करती है, वो बच्चे दोबारा करते हैं कि हमको कंपनसेट किया जाए, तो हमारे करियर के साथ खिलवाड़ है। तो गुजरात हाई कोर्ट एक मैटर में ऑर्डर देती है कि एडिशनल वैकेंसी क्रिएट करो और इन बच्चों को कंपनसेट करो। हालांकि वो मैटर ये था कि वो अपॉइंटमेंट ऑलरेडी हो चुकी होती है और रिजर्वेशन से रिलेटेड मैटर था। पर मैं कह रहा हूं कोई भी मैटर हो, अगर सरकार ये डिसाइड करती है कि ये बच्चा एलिजिबल है और कोर्ट ये डिसाइड करती है कि ये एलिजिबल नहीं है, इसमें कहीं भी जो एस्पिरेंट है उसका रोल नहीं है, ना ही डिसाइड करने में रोल है, ना ही टर्मिनेट करने में रोल है। तो आप लोग तो मतलब बच्चे को फुटबॉल बना लिए हो कि ज्यूडिशरी इधर से मारे, बच्चा एग्जीक्यूटिव के पास गया, लेजिस्लेटिव के पास गया, लेजिस्लेटिव वाले लात मारे, बच्चा एग्जीक्यूटिव के पास गया, मतलब घूमे जा रहे हैं बच्चे। तो अल्टीमेट लॉस बीएड वाले बच्चों का है 100%। इसमें उनके लिए भी कुछ सोचा जाना चाहिए, कुछ ये होना चाहिए कि भाई चलो ठीक है सरकार की गलती है, अब या तो वो एडिशनल बीएड के लिए वैकेंसी निकालें कि चलो ठीक है भाई यहां से आपको निकाला गया है तो लीजिए हम आपके लिए जो 6 to 8 वाली है उसमें ज्यादा वैकेंसी दे रहे हैं, या अब तक जिन्होंने बीएड कर रखा है उनको हम लेंगे, अब से बाद जो बीएड करेंगे उनको नहीं लेंगे। कुछ तो ऐसा मीडियम वाला होना चाहिए ना भाई, बीएड को कुछ तो मिलना चाहिए यार, ये बिल्कुल अनफेयर है। अब वो अलग बात है कि जो बीटीसी होगा वो तो उसको तो ऐसा लगेगा कि भाई कंपटीशन कम हो गया हमारा माशाअल्लाह, और इसी वजह से लड़ भी रहे हैं। डिप्लोमा और बीएड भी इसी वजह से, बीटेक वाले भी इसी वजह से लड़े थे कि बीटेक वालों को बाहर निकालो, कभी बीटेक किसी से लड़ लेगा, मतलब ये तो लड़ाई चलती रहेगी। और पॉलिटिशियन और लॉ मेकर्स तो भाई ऐसे ही आर्बिट्री लॉ बनाते रहेंगे, मुकदमाबाजी चलती रहेगी। वो तो बस नोटिफिकेशन मतलब पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल देंगे कि हमारी सरकार ने इतने लाख वैकेंसी निकाली, पर उनसे जब पूछोगे कितने लाख को अपॉइंटमेंट मिला तो बोलेंगे कि हम क्या करें, वो तो मैटर कोर्ट में चल रहा है। और स्पेशली देख लो राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, ये जो बेसिकली बेल्ट है इसमें मैक्सिमम वैकेंसी में यही चलता रहता है। वैकेंसी आई, बीच में कोई नोटिफिकेशन आया, बस हो गया। डिप्लोमा और बीटेक, ये जो राजस्थान वाला केस है इसमें भी ऐसा ही हुआ था। पहले एडवर्टीजमेंट आता है, उसमें बीटेक का कुछ मेंशन नहीं होता है,
फिर जब बवाल होता है थोड़ा सा, मैं भी एक वीडियो बना देता हूं कि भाई बीएड बीटेक मेंशन नहीं है तो शायद ना लें। फिर बाद में एक नोटिफिकेशन आ जाता है अलग से कि बीटेक एलिजिबल है। जब कोर्ट पूछती है रिक्रूटिंग बॉडी से कि आपने कैसे किया बीटेक को एलिजिबल, वो कह देते हैं कि भाई इससे पिछले बार 2013 में जब आरपीएससी ने एग्जाम करवाया था तो उस टाइम पे एलिजिबल था, इसलिए हमने कर दिया। कि बोले ठीक है भाई, तो आरपीएससी आप बताओ भैया आपने कैसे एलिजिबल किया था? कि हमको आरटीओ और डीओपीटी ने कहा था एलिजिबल करने के लिए। हालांकि जो बॉडी है डीओपीटी वही है सब डिसाइड करती है। अब भैया आपने कैसे बीएड को किया? जो आपने रूल्स बनाए हैं रिक्रूटमेंट रूल, उसमें तो बीटेक मेंशन है ही नहीं, तो कैसे किया बीटेक को एलिजिबल? उन्होंने कहा भाई ऐसे ही हमको भी सपना आया था कि बीटेक को कर देना चाहिए, बीटेक को कर दिया। तो अल्टीमेटली फॉल्ट कहां है? जो रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए जाते हैं या जो इस टाइप के नोटिफिकेशंस लाए जाते हैं, जब शुरू में ही मिनिमम क्वालिफिकेशन तय किया जाता है, अगर उसी टाइम पे एक लाइन उसमें ऐड कर दिया जाए कि दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन और इसके बाद हायर क्वालिफिकेशन भी इसमें एलिजिबल होगा, तो इस टाइप के बवाल ही नहीं होता। पर जब एक बार क्वालिफिकेशन बन जाती है और बीच में कोई क्वालिफिकेशन ऐड किया जाता है, तब इस टाइप का बवाल होता है। क्योंकि पहले जो चीजें ऐड होती है उनको लगता है कि ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है, अब ये बंदा भी इसमें आ गया, अब हमारा कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ गया तो बवाल होगा। अब कंपटीशन से याद आया कि भाई बीएड वालों के साथ नाइंसाफी तो हुई है, पर आपका जो केस है, ये बच्चे भी पूछ रहे थे, इन पे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। पर यहां पे मैं एक चीज और डिस्कस करना चाह रहा हूं आपसे कि कंपटीशन में यूपीएससी एक थी जो कहती थी भैया आपके पास कोई ग्रेजुएशन डिग्री हो ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आओ और एग्जाम दो, हम एग्जाम करवाते हैं, पास करो, सिलेक्शन लो। पर यहां भी हमारे नेताजी लोगों को चुल हो रही है। अभी पार्लियामेंट आपने देखा कि एक अस्थायी पार्लियामेंट्री कमेटी है, सुशील मोदी साहब बिहार से बिलोंग करते हैं, वो इसके अध्यक्ष थे। इनको ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी में इंजीनियर्स और डॉक्टर का सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है। इन्होंने कुछ डाटा दिखाया है, लगता है सही भी है। तो इनका कहना है कि भाई अब इससे ना जो डॉक्टरी का प्रोफेशन है या जो इंजीनियरिंग का प्रोफेशन है वो इफेक्ट हो रहा है, तो कुछ करो। कुछ करो का मतलब कहने का हिंट दे रहे हैं कि कुछ करो ऐसा कि बीटेक वाले या फिर डॉक्टरी वाले इस प्रोफेशन में ना आए या कम आए या कुछ प्रोपोर्शनेट में आए। मतलब हमारे देश में यही चल रहा होता है कि किसको कहां से निकालना है, किसको कहां पे डालना है। यार एक एग्जाम है जो ठीक से चल रहा है, क्वालिटी बेस पे सिलेक्शन हो रहा है, जो एग्जाम निकालेगा उसका सिलेक्शन होगा, वहां भी इनको चुल आ रही है। तो यहां पे भी धीरे धीरे अब डिबेट होना शुरू हो गया। कुछ दिनों किसी क्वालिफिकेशन वाले जाके केस कराएंगे कि बीटेक वालों को बाहर निकालो, कोई कहेगा डॉक्टरी को बाहर निकालो, उनके ऊपर सरकार का इतना खर्चा होता है, कोई कहेगा बीटेक के ऊपर सरकार का इतना खर्चा होता है। हालांकि इंजीनियरिंग में अब जो सरकारी स्कूल हैं वहां पे भी जो पहले फी 20,000, 30,000, 40,000 थी, अब वो लाख रुपया क्रॉस कर चुकी है। तो मतलब बच्चा खुद ही काफी फी भरता है। पर फिर भी लॉजिक तो ये उठेगा ही, क्योंकि नेताजी लोग खुद ही चाह रहे हैं कि लड़ाई हो। तो यहाँ पे भी एक लड़ाई की डिबेट स्टार्ट ही हो गई है। अब देख ही रहे, चल रहा, कुछ दिन हो सकता है कि यहाँ पे भी आ जाए। तब आएगा जब मान लो कि इसके ऊपर, ये यूपीएससी के ऊपर प्रेशर बनेगा कि भैया आप कुछ करो, आप कुछ करो। और यूपीएससी कोई नोटिफिकेशन निकाल देती है और उस नोटिफिकेशन से बीटेक वाले या डॉक्टर लोग या फिर किसी और बैचलर डिग्री के पक्ष में आ जाता है या इनके अगेंस्ट में आ जाता है कुछ, तो फिर क्या करेंगे? कोर्ट का रुख करेंगे। और फिर एक वैकेंसी जो अच्छे से चल रही थी वहां भी इस टाइप की लड़ाई की बुनियाद रख दी जाएगी। और ये भी अब धीरे, एक बार जो लड़ाई में घुसता है वो कुछ ना कुछ उसमें चलता रहता है, तो चलता रहेगा। तो मतलब नेताजी लोगों के तो कुछ काम है नहीं भाई। इनसे कोई ये नहीं पूछता है कि आपका लड़का कैम्ब्रिज में एमबीए करके आया तो मार्केटिंग काहे नहीं कर रहा है, वो पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन कर रहा है। वहां पे इनको कोई एतराज नहीं है। पर एक मिडिल क्लास का बच्चा अगर इंजीनियरिंग कर लिया, पढ़ने में होशियार है, इस वजह से इंजीनियरिंग कर लिया, अब उसका मन है कि आईएएस करेंगे, तो आईएएस नहीं करने देंगे। अरे भैया जब सारा पावर आईएएस को दे रखा है आपने, एक बच्चा अगर मेडिकल करके आए और मान लो कि वो सबसे सीनियर ऑफिसर है, सीएमओ है डिस्ट्रिक्ट का, चीफ मेडिकल ऑफिसर, पर उसको रिपोर्ट किसको करना होता है? डीएम साहब को। कोई मैटर हुआ तो रिपोर्ट कौन लेगा? डीएम साहब, जिनको मेडिकल का एबीसीडी नहीं आता है। ये रूल भी किसने बनाया है? ये रूल भी तो एक्ट से आते हैं। एक्ट भी चेंज करो सारा कि भाई जो सीएमओ होगा वो कभी डीएम को रिपोर्ट नहीं करेगा, या डीएम उसकी मीटिंग नहीं लेगा, या डीएम उसको डायरेक्शन नहीं देगा।
डीएम को क्या क्या पता है? अगर डीएम बीए वाले रखना चाहते हो तो उसको क्या पता है मेडिकल के बारे में? और फिर सीएमओ डीएम को रिपोर्ट क्यों करे? इंजीनियरिंग का भी वही हाल है। अगर आप चाहते हो कि इंजीनियर्स लोग वहां नहीं जाएं तो जो इंजीनियरिंग की डिसिप्लिन है उसको भी अलग करो। बेचारा कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, कोई चीफ इंजीनियर है, वो किसको रिपोर्ट करेगा? क्या चाहते हैं ये? बीए पास डीएम साहब को। डीएम साहब को इंजीनियरिंग का ई नहीं आता है, पर ये बंदा जाके उनको समझाएगा कि हमको ऐसे करना है, वो डायरेक्शन देंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करो। ये चाहते हैं। तो यही सब नौटंकी है। खैर ये सब चीजें इसी वजह से होती हैं क्योंकि हम और आप भाई नेताजी लोगों के पीछे खड़ा होकर सेल्फी लेने के लिए परेशान रहते हैं, कमिंग बॉक्स में लड़ाइयां करते रहते हैं, तुम्हारी पार्टी मेरी पार्टी। तो मतलब अल्टीमेटली होता है कि जब तक पब्लिक अपना कटवाती रहेगी, नेताजी लोग काटते रहेंगे। अभी डिवीजन रिलीजन का था, कास्ट का था, अभी धीरे धीरे भाई कर दो, मतलब वो प्रसाद बना दो वैकेंसी को भी कि भाई कुछ गोरों को दे दो, कुछ कालों को दे दो, क्योंकि समाज में उसके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। कुछ मोटों को दे दो क्योंकि भाई समाज उनको भी अच्छी नजर से नहीं देखता है, मोटा मोटा कह के चिढ़ाता है, उनके साथ पार्शियलिटी हुई। कुछ वैकेंसी उनके लिए रिजर्व कर दो, कुछ छोटों के लिए रिजर्व कर दो, कुछ लंबों के लिए रिजर्व कर दो, यही सब करो। तो मतलब कुछ भी करते हैं। अब देख ही रहे हो किस तरीके से लॉ बनता है, जब डिबेट होता है तो कह देते हैं कि हम नहीं। तो मतलब अल्टीमेटली लड़ाई जुडिशरी की और लेजिस्लेशन की, और भुगत रहा है कैंडिडेट। तो खैर होप सो कि आपकी चीजें जो हैं ये क्लियर हो गई होंगी, और बीटेक की लड़ाई भी ऐसी चलती रही है। होप सो कि कुछ दिन में यूपीएससी की भी लड़ाई चलेगी, तो चलने दीजिए और आप लड़ते रहिए, झंडा बैनर बना लीजिए, फील्ड में आ जाइए, और फिर कुछ दिन बाद जब इलेक्शन होगा तो वही झंडा बैनर बदल के नेताजी के पीछे लग जाइएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।